इसको जी चलो, सर। ठीक है, हम लोग कर रहे हैं एनडीआई रूल्स। तो अभी ये जो पहला जो प्रियम्बल है वो क्या है, वो आप साक्षी मेरे साथ है, वो बता रहे हैं, बताइए। जी सर। सो बेसिकली सेक्शन 46 जो है फेमा एक्ट का, हम्म। वो ये बताता है कि वो बेसिकली पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को हम्म। कि आप रूल्स बना सकते हो विथ रिगार्ड टू फेमा। हम्म। एंड बेसिकली ये जो एनडीआई रूल्स 2019 आया है, हम्म। that basically replaces the FEMA transfer of issue of security by a person resident outside India, Regulation 2017, राइट। and also uh, Foreign Exchange Management, Acquisition and Transfer of Immovable Property in India, Regulation 2018. ठीक है। So, ये हाँ दो जो रेगुलेशंस थे पहले 2017 का, जो किसको बोलते थे जी कि ट्रांसफर ऑफ इशू ऑफ सिक्योरिटी बाय पर्सन रेजिडेंट, जो नॉन रेजिडेंट पर्सन हैं, वो ट्रांसफर या इशू के लिए जो रूल्स थे और जो बाहर इंडिया में प्रॉपर्टी खरीदने के रूल्स थे, उन दोनों को मर्ज करके अब ये सबकी जगह ये नया रूल्स आ रहा है। जी ठीक जी है। राइट। तो ये था। हाँ। uh, हाँ। तो बेसिकली पहले डेफिनेशंस है दिया हुआ। सबसे पहले तो जैसे ये इसमें तो जो आउट ऑफ हाँ, द फुल। कहाँ से? जी मैम, ठीक है, तो ये बराबर है। हेलो। जी 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 सर। चलो हाँ अभी हम शुरू करते हैं रूल्स को। चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी, शोर टाइटल एंड कमेंसमेंट। जी तो डी रूल में जी भी सर। कहा फेमा नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट रूल्स। तो यहाँ पे नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है वो अपने को समझना पड़ेगा आगे क्या होता है। जी और ये जी जिस दिन पब्लिश हुए 17 अक्टूबर 19, तो उस दिन से इफेक्टिव हो गए। जी सर। राइट। डेफिनेशंस पे आते हैं। एक्ट, हाँ ठीक है, एक्ट मीन्स फेमा। ओके। असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या होती है? जी सर। ये- तो सर जैसा आपने ही समझाया था, मैं सेम एग्जांपल कोट करूंगी यहाँ पे। तो हम्म। आपने एक एग्जांपल के थ्रू समझाया था कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी होती क्या है। हम्म। तो जो एग्जांपल आपने दिया था वो ये था कि जैसे एक बैंक था, हम्म। उसने 100 करोड़ का लोन दिया था राइट मूव एकेडमी को। ठीक है। जी। तो फिर एकेडमी ने डिफॉल्ट कर दिया इन पेइंग द 100 करोड़ का लोन। जी। फॉर एग्जाम्पल से द बैंक वॉज एसबीआई। हम्म। सो अब क्या है कि बैंक डज नॉट वांट टू गेट इनटू एनी काइंड ऑफ लिटिगेशन। जी। तो बैंक क्या करेगा कि एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है। हम्म। तो एसबीआई क्या करेगा, अपना 100 करोड़ का जो लोन है वो हम्म। सेल कर देगा इस एबीसी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को जी। फॉर मे बी से 20 करोड़ रुपीज। जी। ठीक है। सो दैट एटलीस्ट कुछ तो पैसा रिकवर हो जाए आउट ऑफ दोज 100 करोड़। जी। सो ARC will now become the creditor of early move academy जी। और बैंक विल बी आउट ऑफ दिस सीन नाउ। जी। ठीक है। अब ARC का काम है कि वो कैसे रिकवरी एआरसी को करेगा। क्या फायदा है इसमें? तो नाउ ARC को सर ये फायदा है कि वो कल को 20 करोड़ को मल्टीप्लाई कर सकता है, अपना उससे ग्रोथ कर सकता है। अब ये कैसा है देखो, 20 करोड़ में लिया 100 करोड़ का लोन, जी तो अर्निंग पोटेंशियल कितना है? अप टू 80 करोड़। हाँ हाँ राइट। लेकिन जो क्रेडिटर था, जो डेटर था, उसको तो पूरा 100 करोड़ ही देना था। जी बैंक इसलिए निकल गया कि उसके पास टाइम और पेशेंस नहीं है उतना पैसा करने का, इकट्ठा करने के लिए, वेट करने के लिए। जी तो एआरसी क्या करेगी, 20 करोड़ में लेके अब थोड़ा सा भी उसको डिस्काउंट दे के 20 का 30 40 50 जो भी रिकवर करेगी, तो उसके लिए उतना प्रॉफिट हो गया। ARC के लिए हाँ। यस, अगर 20 करोड़ में बैंक से लिया और डेटर से 40 करोड़ रिलाइज करवा लिया 100 करोड़ के अगेंस्ट में सेटलमेंट करके, हाँ हाँ हाँ। तो एआरसी का 20 करोड़ का फायदा हो गया। जी सर। तो ये उनका बिजनेस मॉडल हो गया कि वो कैसे कमाते हैं, ये गैप पैसे कमाते हैं। ओके अगर वो कुछ भी राइट। ना रिकवर कर पाई और कंपनी इंसॉल्वेंसी में चलेगी, तो 20 करोड़ उसका लॉस हो जाएगा। अच्छा, 20 करोड़ वो पूरा ARC का लॉस हो जाएगा फिर। हाँ, अगर कुछ भी नहीं निकाल पाई, तो ये उनके स्किल है ना, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज के स्किल है कि वो हाँ कैसे हाँ। मैनेजमेंट के साथ मिलकर बिजनेस को प्रॉफिटेबल कर दें ताकि उनका पैसा निकल आए थोड़ा बहुत वो करके।
बैंक के जी। पास ऑप्शन नहीं थी, क्योंकि ऑलरेडी 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया हुआ था उसने, लेकिन इसने सिर्फ 20 करोड़ इन्वेस्ट किए। हाँ, तो इसके हाँ। पास लीवरेज है कि थोड़ा बहुत अच्छा। असिस्टेंस दे के हुँ, वो स्टील कंपनी को प्रॉफिटेबल करा दे। हुँ। तो इनको आरबीआई का राइट, राइट। रजिस्टर होना पड़ता है एज ए एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। तो जो कंपनियां रिस्ट्रक्चरिंग में जाती हैं, तो ये कंपनियां हाँ, उनको हाँ। प्रॉफिटेबल होने में हेल्प करती हैं, और इंटर्न इससे इनका भी फायदा होता है। जी सर, ये क्या गॉट इट। करते हैं, जिस कंपनी में कर रही है उसमें थोड़े शेयर्स ले लेंगी, तो जो कंपनी प्रॉफिटेबल होगी तो शेयर्स की वैल्यू बढ़ती है, तो कई बार जितना इन्होंने ओरिजिनल लोन था उससे भी ज्यादा रिकवर कर लेते हैं। अच्छा, अच्छा। मतलब अगर प्रॉफ़िटेबल हो गया तो। प्रॉफिटेबल लॉस हुई तो पूरा पैसा डूब जाएगा। अच्छा, राइट। ठीक है। जी, अथोराइज जी। बैंक, जो बैंक अथोराइज किया हुआ है फेमा में एज ए टू हाँ, डील इन फॉरेन करेंसी। जी, ठीक ठीक है। है। अथोराइज हुँ, डीलर बैंक नहीं है, लेकिन एंटिटी है जिसको आपने फेमा में अथोराइज किया हुआ है एक फॉरेन करेंसी में डील करने के लिए। अच्छा, ठीक है। हुँ। कन्वर्टेबल नोट क्या होता है? सर बेसिकली कन्वर्टिबल नोट स्टार्टअप्स इशू करता है, हम्म। क्योंकि स्टार्टअप एक प्राइवेट कंपनी है, तो वो लोन नहीं ले सकता है फ्रॉम एनीवन। तो हम्म। अपार्ट फ्रॉम जो रिलेटिव्स होते हैं या डायरेक्टर्स होते हैं उनके अलावा, हम्म। तो स्टार्टअप सिंस प्राइवेट कंपनी है तो उनको भी फंडिंग की ज़रूरत है। तो द हम्म। इशू इंस्ट्रूमेंट जिसको कन्वर्टिबल नोट बोलते हैं, हम्म। तो ये बाद में इक्विटी में कन्वर्ट हो सकता है। हम्म। और जो कंपनी है वो रिटर्न भी करता है मनी टू द इन्वेस्टर। हम्म। अभी कैसा है, सपोज आप जी, इन्वेस्टर हो और मैं स्टार्टअप जी। हूँ। अब हाँ, आप मेरे में पैसा लगाना चाहते हो, राइट? अगर आपने हाँ, एज हाँ। ए इक्विटी लगा दिया, जी। पर मेरे से बिजनेस हुआ नहीं, मैं डूब गया, तो क्या आप मेरे से 1 रुपया भी रिकवर कर पाओगे? नहीं, अब मैं क्योंकि नई कंपनी हूँ, क्या मैं डिविडेंड दे पाऊंगा? नहीं, नॉट पॉसिबल। नहीं पॉसिबल। तो हुँ, अब स्टार्टअप को पैसा चाहिए, तो वो क्या बोलता है हुँ, स्टार्टअप इन्वेस्टर को, कि ये एक किस्म से लोन की तरह दो मेरे को, 5 साल के हुँ, पीरियड तक का। मैं आपको इसके ऊपर हुँ, इंटरेस्ट दूंगा, और हुँ, आपकी ऑप्शन है कि 5 साल में अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे में पोटेंशियल है, तो आप हुँ, इसको इक्विटी कन्वर्ट कर दो। तब हमें आपको कुछ नहीं देना है, और आप इक्विटी के वैल्यूएशन से प्रॉफिट कमाओ। हुँ। सर सो बेसिकली वो 4-5 साल के लिए पाँच इंटरेस्ट साल मिलेगा जो 5 ईयर, हाँ, सीएन जब तक, होल्डर हैं। हाँ, जब तक वो कन्वर्ट नहीं करेगा, हुँ, तो उनको इंटरेस्ट मिलेगा बॉन्ड के ऊपर, हुँ। क्योंकि डेट के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है। ओ और फिर अगर ओके, सपोज ओके। तो पाँच ये साल डेट के जैसा होगा फॉर 5 इयर्स। प्रॉफिटेबल नहीं है, तो डेट रिकवरी हो सकती है ना, इक्विटी की रिकवरी नहीं हो सकती। हुँ, इक्विटी तो मिल राइट, जाती है, राइट। लेकिन डेट आप हाँ, डिमांड कर सकते हो, एक्शन ले सकते हो, एसेट बिकवा सकते हो। जी सर, तो गॉट इट। हाँ। दोनों के ट्रेड ऑफ को करते हुए इन्होंने इसको कन्वर्टिबल नोट करके ये ऑप्शन निकाली। क्लियर है कन्वर्टिबल नोट? जी, सर एक क्वेश्चन था कि कन्वर्टिबल नोट क्या सिर्फ़ स्टार्टअप इश्यू कर सकता है या एक हम्म। नॉर्मल नहीं नहीं, स्टार्टअप। कंपनी भी और स्टार्टअप वो है ओनली जो स्टार्ट एज ए स्टार्टअप रजिस्टर्ड है, अच्छा, और ठीक इसमें है। 25 लाख या कुछ इसकी मिनिमम वैल्यू होती है, इससे नीचे नहीं जा जी, सकते। जी। स्टार्टअप के रेगुलेशन है उसमें cover- उसका भी वीडियो बनाया हुआ है यूट्यूब से, अभी तो अच्छा, बनाया। ओके, मैं वो देख लूँगी सर। हाँ, ठीक है। जी, डेट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? जी। सर बेसिकली लेमैन टर्म्स में डेट इंस्ट्रूमेंट्स हो गया जैसे डिबेंचर्स हो गया, हम्म। या फिर आई थिंक इवन जो आपका ऑप्शनली कन्वर्टिबल प्रेफ़रेंस शेयर्स होता है वो भी शायद से आई गेस अब इसमें क्या हो गया, डेट इसकी इंस्ट्रू डेफिनेशन पे जाओ, तो जो नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट है उसको छोड़ के जो इंस्ट्रूमेंट है वो डेट इंस्ट्रूमेंट है। जी, तो राइट। हमको पता होना चाहिए कि नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट क्या है। क्या है? हुँ, तो जब आगे आएगा तो अपन देखेंगे। डिपॉजिटरी रिसीट क्या होती है? हाँ। सर बेसिकली इंडिया में हम लोग इक्विटी शेयर्स इश्यू करते हैं, जिससे इंडियन कंपनी गेट्स द इंडियन करेंसी। हम्म। बट अगर इंडिया के बाहर वी वांट टू इश्यू इक्विटी शेयर्स तो कंपनी अ, और कंपनी को पैसे चाहिए उससे इन फॉरेन करेंसी, तो वो फॉरेन करेंसी पाने के लिए कंपनी कांट इश्यू इक्विटी शेयर्स आउटसाइड इंडिया। हम्म। तो कंपनी फिर उस केस में डिपॉजिटरी रिसीप्ट्स
मतलब सॉरी इक्विटी शेयर इशू करता है टू द डोमेस्टिक बैंक। ठीक है। और जो डोमेस्टिक बैंक है वो शेयर्स को रखता है ऑन बिहाफ हम्म, ऑफ द फॉरेन बैंक हम्म, एंड देन बेसिकली जो issue- फॉरेन बैंक है वो रिसीप्ट्स इशू करता है हम्म, टू द इन्वेस्टर जो फॉरेन में है। हम्म, तो बेसिकली जो डोमेस्टिक बैंक है वो दैट बोलता है फॉरेन बैंक को कि तुमको कभी भी शेयर्स चाहिए तो मैं उसको हम्म। बेचकर कैन गिव यू द मनी। हाँ मतलब पीछे जैसे गोल्ड के अगेंस्ट में करेंसी इशू होती है, वैसे ही इक्विटी जी, शेयर्स के अगेंस्ट में ये रिसीट्स इशू होती है जो फॉरेन में ट्रेड होती है डॉलर्स में या जिसमें भी है। एग्ज़ैक्टली। हाँ, तो हाँ, एडीआर और बेसिकली जीडीआर में क्या फर्क है? सर एडीआर बेसिकली अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट हो गया, जीडीआर इज़ हम्म। ग्लोबल तो डिपॉजिटरी रिसिप्ट। एनीथिंग अदर देन अमेरिकन इज जीडीआर। ईडीआर, और राइट, इसका राइट। उल्टा क्या होता है, आईडीआर? हाँ सर, आईडीआर का क्या कांसेप्ट है? मतलब अभी थोड़ा-सा आई एम अभी रिवर्स, कन्फ्यूज़्ड। सेम चीज उल्टा सोचो। फॉरेन की कंपनी को इंडियन पैसा चाहिए, ओके, राइट, अच्छा, तो सेम फॉरेन की थिंग है। कंपनी वहां से डिपॉजिट को देगी, रिसीट लाएगी, वो रिसीट इंडिया में शिप ट्रेड होगी। ओके, राइट सर, गॉट इट। राइट। राइट, जैसे राइट। अभी हुँ। इन्फोसिस के शेयर्स के अगेंस्ट में आईडीआर यहाँ इशू हो रहे हो, हाँ, 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 हाँ। तो वहां पे इशू अच्छा, करके डिपॉजिट को देगा, उसकी रिसीट्स आएंगी, वो रिसीट यहाँ ट्रेड हो रही होंगी, तो उसको इंडियन अच्छा। करेंसी। ठीक है। चलो सर एक डोमेस्टिक ही चीज़ है कि इसमें फॉरेन बैंक का लेकिन इसमें क्या फ़ायदा है? लाइक कमीशन, उनको चार्जेस मिलते हैं ना, डिपॉजिटरी चार्जेस जैसे। अच्छा, अच्छा, कमीशन तो मिल रहा वो है। तो बैंकों का क्या काम है, बैंक तो एजेंट्स है ना। मेन हाँ, ट्रांजेक्शन हाँ, राइट। इन्वेस्टर्स और इशूअर के बीच में है। हाँ, हाँ, हाँ। तो तो यहाँ पे कुछ अगर रियल इनको ट्रांज़ैक्शन एज़ सच हो नहीं रहा है क्योंकि हाँ मतलब अंडरलाइंग हो गया ना, इसे अंडरलाइंग सिक्योरिटी बोलते हैं कि हाँ। डीआर की अंडरलाइंग सिक्योरिटी क्या है, शेयर्स। हुँ, हुँ। आईडीआर में इंडियन इक्विटी शेयर, उसके फॉरेन इक्विटी शेयर, और एडीआर जीडीआर में इंडियन इक्विटी शेयर। तो जी बोल रहे सर, हैं गॉट आईसीआईसी बैंक का एडीआर, इसका एडीआर, हाँ, हाँ, हाँ। तो उसका मतलब उनके पीछे बेस आईसीआईसी बैंक का शेयर्स है। अच्छा, ठीक है, जी सर। डोमेस्टिक कस्टोडियन। सर बेसिकली जो इंडियन बैंक हो गया, जो शेयर्स को डिपॉज़िट जहाँ पे उनको हम लोग शेयर्स जमा इक्विटी शेयर जमा जमा करके रख रहे हैं, दैट्स डोमेस्टिक कस्टोडियन। डोमेस्टिक डिपॉजिटरी। अ, डोमेस्टिक डिपॉज़िटरी सर आई आईडीआर थिंक के लिए, आईडीआर के लिए बेसिकली सर जो फॉरेन का कंपनी है, जो इंडिया को इक्विटी जो इंडिया में शेयर्स जहाँ पे जमा कराएगा, जिसके बेस पे आएगा, आईडीआर इशू होंगे। जी, जी, वही, राइट। ईसो ईसोप क्या होते हैं? Sir, ESOP is by employee stock option plan. So मतलब basically to reward the employees जो shares issue किया जाता है। नहीं समझा, होता क्या है? एंड बेसिकली सर इसका टेक्निकलिटी ये है कि जो शेयर्स हैं वो बेसिकली वेस्टिंग होता है और ऑप्शन रहता है कि आप 1 साल या 2 साल के अंदर उसको कन्वर्ट कर सकते हो इनटू शेयर्स। जो एम्प्लॉइज़ है उसको जो वेस्टिंग ऑप्शन है उसको शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं विद इन अ सर्टेन पीरियड ऑफ फायदा टाइम। क्या है? बेसिकली टू रिटेन एम्प्लॉयी कि 1 साल, कैसे? 2 साल तक वो एम्प्लॉयी अगर मुझे जाए रिटेन नहीं। करना तो कोई ईसोप कैसे हेल्पफुल होगा? सर बेसिकली हाँ लाइक मुझे इंटरेस्ट नहीं चाहिए, अगर ईसॉप इंटरेस्ट नहीं है तो मेरे को फटाफट बता दोगे कि देखो ऐसे करोगे तो आप रुक जाओगे, मैं कोई ईसोप देखी तो। हाँ, हाँ, हाँ। सर बेसिकली ईसॉप इश्यू करेंगे तो वो एम्प्लॉयी को एक वो रहता है मोटिवेशन रहता है कि अगर मैं 1 साल या 2 साल रुक जाता हूँ देन आई विल आल्सो अवेल द बेनिफिट ऑफ दोज़ शेयर्स क्योंकि कैसा हो बेनिफिट? सकता है वो शेयर तो बेसिकली जैसे आपके जो भी कंपनी है उसका शेयर का प्राइस स्टॉक मार्केट में ऊपर चला जाता है एंड यू आर द होल्डर ऑफ दोज़ इक्विटी शेयर्स तो कल को वो शेयर्स को आप बेच के यू कैन यू नो अर्न दैट मच ऑफ अमाउंट फेयर एनफ। तो फ्रॉम द थोड़ा सा इसको सेलिंग ऑफ मॉडिफाई दोज़ करते हो। ईसोप मीन्स ऑप्शन हुँ, गिवन बाय कंपनी टू इट्स एम्प्लॉय टू हुँ, बाय शेयर्स ऑफ कंपनी एट ए डिस्काउंटेड रेट। यस सर। तो अगर आज मैंने आपको ऑप्शन दी, मेरे कंपनी का शेयर प्राइस 100 रुपये है,
तो मैं आपको ऑप्शन हाँ देता हाँ हूँ कि आपको 80 रुपए पे 1 साल बाद ये शेयर खरीद सकते हो, चाहे कुछ भी मार्केट। हम्म। अब 400 रुपये भी हो गए तो भी आपको 80 रुपये पे मिलेगा। जी सर। लेकिन अगर कल को 60 रुपये हो गए तो विल इट बी एज ए मोटिवेशनल टूल? नहीं ना। सॉरी सर, नो नो नॉट अगर एग्जैक्टली। 80 रुपये में मार्केट में 40 रुपये है तो मेरे को ये सब हाँ कहाँ से हाँ। benefit देगा? इट विल डिमोटिवेट मी। तो खाली तो बेसिकली अगर डिस्काउंटेड रेट इज द कीवर्ड यहाँ पे। हाँ कि डिस्काउंट पे देते हैं, और उस टाइम जब आपको चाहिए तो आप कंपनी को पैसा देते हो डिस्काउंटेड, और उसके बदले में कंपनी आपको शेयर अलॉट कर देती है या ट्रांसफर कर देती है। 1 साल का राइट गैप सर। मिनिमम। हाँ हाँ हाँ। तो ठीक इतना है। टाइम आप रिटेन कर सकते हो। ठीक है। जी सर। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट क्या होते जी। हैं? सो बेसिकली सर इक्विटी शेयर्स हो गया, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, हम्म। जो हम लोग प्रेफरेंस शेयर्स हो गया, सीसीपीएस जो बोलते हैं, हम्म। अ, फिर और ये शेयर वारंट्स भी होते कन्वर्टेबल किसके साथ लगा हुआ है? हैं। जी सर, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के साथ लगा हुआ है। प्रेफरेंस शेयर के साथ नहीं। अच्छा सर, देन व्हाट अबाउट सर कंपल्सरीली कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं, कंपल्सरी मतलब वो होना वो ही होना है। इक्विटी। ओके। अच्छा। राइट। कन्वर्टेबल तो है ही है ना। हाँ हाँ हाँ। पहले यहाँ एंड पे देन जो शेयर वारंट्स भी हो गए। मेरा ये होता है कि खाली प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर भी एप्लीकेबल है कि नहीं, क्योंकि यहाँ की प्लेन रीडिंग से आपको क्या लग रहा है? प्रेफरेंस शेयर्स पे तो होगा ही ऑफ कोर्स, चाहे वो इक्विटी इक्विटी में इंस्ट्रूमेंट। कन्वर्टेबल हो कि नहीं। राइट। वी हैव टू फाइंड आउट। ओके। राइट सर। जो जनरली हम जब इक्विटी इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं हाँ नॉर्मल हाँ। भाषा में, तो एनीथिंग विच इज इक्विटी और कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी। तो ये इक्विटी में हम्म। कन्वर्टेबल है, ये इक्विटी में कन्वर्टेबल है, ये इक्विटी में कन्वर्टेबल है, हम्म। लेकिन ये हम्म। कन्वर्टेबल तो नहीं है। तो डू हाँ दे बट वांट स्टिल प्रेफरेंस शेयर्स तो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट माना जाएगा। तो डू दे वांट टू से कि कन्वर्टेबल हो या ना हो, इट विल बी ट्रीटेड एज इक्विटी इंस्ट्रूमेंट जिस पे ये रूल्स। इक्विटी। यस सर। राइट एक्सप्लेनेशन राइट। आप पढ़ो, क्या कह रहे हैं एक्सप्लेनेशन? हाँ। तब आप हाँ पढ़ो यार। एक्सप्लेनेशन ना। हम्म। हम्म। So equity shares issued in accordance with the provisions of Companies Act shall include equity shares that have been partly paid. हम्म। फिर पार्टली कन्वर्टेबल। हम्म। हाँ, convertible debentures means fully compulsorily and mandatorily convertible debentures, and preference shares means fully compulsorily and mandatorily convertible preference shares. ठीक है। तो जो जो राइट। कन्वर्टेबल नहीं है इक्विटी में, प्रेफरेंस शेयर, हाँ। वो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट जी। होगा क्या? नहीं सर, नहीं होगा। जो अभी हम ऊपर पढ़ रहे थे, जिस चीज को मैंने आपको हाईलाइट किया, प्रेफरेंस हम्म। शेयर, तो मैंने पूछा ये कन्वर्टेबल किसके साथ लग रहा है? राइट राइट सर, मतलब जब तक वो इक्विटी में तो फुल्ली कन्वर्टेबल नहीं है तब तक इट्स। ये कन्वर्टेबल इन तीनों के साथ लग हाँ। रहा है। कन्वर्टेबल अच्छा। डिवेंचर, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर एंड कन्वर्टेबल शेयर वारंट, जो इक्विटी में कन्वर्ट हो गए। और उसमें भी ऑप्शनल ओके। नहीं होना चाहिए। अगर उसकी ऑप्शन पे, लाइक अभी कन्वर्टेबल नोट कैसे आपने पढ़ा, इट इज एट दी हाँ हाँ। ऑप्शन ऑफ द इन्वेस्टर टू गेट इट कन्वर्टेड, हम्म। तो वो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट नहीं हो सकता ना, क्योंकि ऑप्शनली है। जी जी। अगर जी मैंडेटरीली जी। कन्वर्टेबल रहे तभी वो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट माना जाएगा। तो यहाँ पे राइट। जब आप पहले पढ़ रहे हो, इक्विटी शेयर दो टाइप के होते हैं, फुल्ली पेड, पार्टली पेड। हम्म। हाँ हाँ, इक्विटी तो दोनों कवर्ड है इसका मतलब। जी सर। फिर कन्वर्टिबल डिवेंचर में बोल रहा है फुल्ली, तो फुल्ली की जगह कौन सा होता है? नॉन कन्वर्टिबल, पार्टली कन्वर्टिबल और फुल्ली कन्वर्टिबल, तीन टाइप के डिवेंचर रहते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो उसमें से कौन सा डिवेंचर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में आएगा? फुल्ली वाला। ठीक है। फिर ऑप्शनली जी। कन्वर्टिबल और कंपल्सरी कन्वर्टिबल में कौन सा आएगा? सॉरी सर, ऑप्शनली और कंपल्सरीली कन्वर्टिबल डिवेंचर, कंपल्सरीली वाला, कंपल्सरी। राइट। तो ऑप्शनली कन्वर्टिबल जी डिवेंचर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट नहीं है। जी जी। एंड मैंडेटरी का मतलब है कि आपको करना ही करना है, आपके पास ऑप्शन नहीं है उसमें। तो हम्म। कंपल्सरी या मैंडेटरी सेव हो गया। ठीक है।
सेम लॉजिक से प्रेफरेंस शेयर भी कौन से हुए, जो फुल्ली कंपल्सरी और मैंडेटरी कन्वर्टेबल है। यस सर, राइट। शेयर वारंट क्या होता है? So basically in share warrant we are like issuing equity shares and giving option that हम आपको equity shares ना issue करके instead we are giving you option that on a future date you can subscribe to our equity shares. तो टेक्निकली वो मतलब आज का जो रेट है इन्वेस्टर का ईसोप है। शेयर वारंट किसका, अच्छा इन्वेस्टर, इन्वेस्टर, ओ हाँ हाँ, शेयर वारंट यस सर, इन्वेस्टर का ईसोप है। यस यस इशू ऑफ एग्जैक्टली, शेयर हाँ एट ए प्रीडिटरमाइंड प्राइस। जी सर जी। ठीक है, तो लेकिन वो कन्वर्ट किस में होता है? इक्विटी में, इसलिए वो इक्विटी में कवर किया उन्होंने। सर तो ये भी इन्वेस्टर का डिस्क्रिशन होगा कि मुझे जब मन है मैं तब कन्वर्ट करूँ उसको। अभी आगे नीचे लिखो ना, अगला नेक्स्ट बोला, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट कैन कंटेन। अच्छा जी सर, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट कैन कंटेन एन ऑप्शनैलिटी क्लॉज सब्जेक्ट टू अ मिनिमम लॉक इन पीरियड ऑफ 1 year और as prescribed for the specific sector whichever is higher but without any option or right to exit at an assured price। तो ऑप्शन हो सकती है, लेकिन कितने टाइम के बाद? 1 साल के बाद। 1 साल के बाद, अच्छा। जो आपका क्वेश्चन था कि और कभी ये भी निकल, लास्ट लाइन सर थोड़ा समझ नहीं आ रहा है। विदाउट एनी ऑप्शन और राइट टू एग्जिट एट एश्योर प्राइस, उसको प्राइस हम एश्योर नहीं कर सकते। ट्रांसफर ओके क्यों करो? ओके। इंटरप्रिटेशन का सिंपल रूल है, जो लिखा है उसको ट्रांसफर करो। कि वो हम्म। ऑप्शनलिटी दे सकते हो, लेकिन विदाउट एनी ऑप्शन और राइट, कोई ऑप्शन या राइट नहीं दोगे टू एग्जिट एट हम्म, एश्योर्ड प्राइस। आप एश्योर्ड प्राइस उसको पहले से नहीं दे सकते ऑप्शनल के केस में। ओके, हाँ हाँ ठीक है, जी तो सर पहले एक्सप्लेनेशन क्लियर होगी कि क्या क्या चीजें कवर है इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में। जी। तो हाँ मैंडेटरी क्या बोल रहा है? कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर, कन्वर्टिबल डिवेंचर्स हाँ और हाँ, वारंट, और ऑप्शनलिटी है तो 1 साल के बाद एक्सरसाइज कर सकते हैं, 1 साल के अंदर कोई ऑप्शन नहीं नहीं है, राइट सर है। देन जी। सेकंड। हाँ, फिर partly paid shares that have been issued to a person resident outside India shall be fully called up within 12 months of such issue or as may be specified by RBI from time to time। आगे, 25% of total consideration amount shall be हम्म, received upfront। अब अगर आप किसी को पार्टली पेड इक्विटी शेयर इशू करना चाहते हो, हम्म डेट में 10 रुपए का शेयर है, आप 5 रुपए ले रहे हो अभी फेस वैल्यू के, हम्म, तो वो बोल रहा है कि लो 5 रुपए, लेकिन बैलेंस 5 रुपीज आपको अगले 1 साल के अंदर ले लेने का। ओके, राइट, हाँ हाँ, और फिर बोल रहा है कि जो मिनिमम 5 रुपए रख रहे हो वो 25% से ज्यादा होना चाहिए, इंक्लूडिंग प्रीमियम। अगर आपके शेयर की अच्छा, वैल्यू हम्म, 30 रुपए है हाँ, और आप सिर्फ 5 रुपए ही लेते हो हम्म, इश्यू प्राइस में, कि अभी हम 5 रुपए लेंगे, तो चलेगा? नहीं चलेगा। तो 30 का 25%, 7.5 रुपये मिनिमम आपको पहले लेना पड़ेगा पार्टली पेड होके। हम्म, जी, ठीक है। ठीक है, और सेम वे में शेयर वारंट का। हाँ, इसमें भी 25% ऑफ कंसिडरेशन शैल बी पेड अपफ्रंट एंड हम्म, बैलेंस अमाउंट विद इन 18 months। ठीक है, तो मतलब मैक्सिमम 75%, हाँ आपको 18 महीने के अंदर, 1.5 साल के अंदर अंदर आ जाना चाहिए। अब जी, बैलेंस कब ठीक आएगा? है। जब वो एक्सरसाइज करेगा, और एक्सरसाइज नहीं करता तो ये पैसा फॉरफिट हो जाता है। ओह, और पार्टली राइट, पेड शेयर में जब 1 साल के अंदर आप कॉल कर रहे हो और सामने वाला पैसा नहीं देता, तो पार्टली पेड शेयर फॉरफिट हो जाते हैं। तो जो ट्वेंटी अच्छा, फाइव परसेंट उनका इंटेंशन क्या है कि जिस सिक्योरिटी को पूरा नहीं दिया है, उसमें 25% का डर सामने वाले को होना चाहिए कि डूब सकता है अगर मैं पैसा नहीं दूंगा। हाँ, नहीं, हाँ, राइट, राइट सर। ठीक है, तो अभी इक्विटी इंस्ट्रूमेंट को एक बार ऊपर नीचे देख लो, बराबर है क्या? इक्विटी मीन्स इक्विटी शेयर, हाँ, कन्वर्टिबल डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर, शेयर वारंट, चारों के रूल्स पता है अभी आपको। जी इक्विटी सर। शेयर के लिए क्या रूल है? बेसिकली इक्विटी शेयर जो है सर शुड बी, मतलब रूल एज इन सर जो पार्टी वाला इक्विटी शेयर, हमने पढ़ा। हाँ हाँ, अभी इक्विटी के लिए वो क्या बता रहा है आपको? हाँ इक्विटी में हाँ, क्या ध्यान तो रखना है? इसमें या जी पार्टली इशू सर कर इसमें, सकते हो? हाँ हाँ, तो अगर पार्टली पेड शेयर्स है
तो वो तभी इशू हो सकता है अगर आप 25% अमाउंट, मिनिमम अपफ्रंट 25% मनी हैज टू बी पेड अपफ्रंट, एंड जो बैलेंस इंक्लूडिंग 75% है, वो विद इन 18 मंथ्स उसको पे करना पड़ेगा। 18 मंथ वारंट के लिए, विद इन 12 मंथ आपको कॉल करनी है ना बैलेंस। ओ सॉरी, इक्विटी के लिए अलग रूल है, राइट, सॉरी सॉरी। हम हाँ, इसलिए 12 मंथ्स फॉर। इक्विटी के लिए क्या रूल है, इक्विटी में उसने लिखा कि आप पार्टली पेड इशू कर सकते हो, 12 महीने में कॉल करनी है और मिनिमम 25% पैसा आपको लेना है अपफ्रंट। राइट राइट सर। कन्वर्टिबल डिवेंचर के लिए क्या रूल है? कन्वर्टेबल डिबेंचर अभी जस्ट भी स्टडीड क्या है सर, कन्वर्टेबल डिबेंचर का? यस, हैज टू बी फुल्ली कंपल्सरी एंड मैंडेटली अच्छा, हाँ कन्वर्ट। हाँ हाँ, इट हैज टू बी फुल्ली मैंडेटली एंड कंपल्सरी कन्वर्टेबल, और मिनिमम 1 ईयर लॉक इन होना चाहिए, नहीं, इसमें नहीं है, और देयर शुड बी नो एश्योर्ड एग्जिट प्राइस। इसमें नहीं है। ऑप्शनलिटी अगर ये डाल रहे हो तब ठीक है, हाँ। हम्म। अगर आप उसमें कन्वर्टिबल डिवेंचर्स में ऑप्शनलिटी डाल रहे हो तो 1 साल के बाद ही ऑप्शन एक्सरसाइज हो सकता है। जी सर, राइट। यही है। ठीक है, अभी प्रेफरेंस शेयर के लिए क्या रूल है? Preference shares should also be fully mandatorily and compulsorily convertible into हम्म, equity shares, और बेसिकली यही था सर, आई थिंक यही हम्म, एक ही। ठीक है, हम्म। और वारंट के लिए? हाँ, वारंट का भी वही था सर कि मतलब मिनिमम 25% मनी जो है हैज टू बी पेड अपफ्रंट, हम्म, एंड बैलेंस 75% हैज टू बी पेड विद इन 18 मंथ। ठीक है, चलो। अभी तक जी। अपन ने क्या क्या पढ़ लिया? एक्ट पढ़ लिया, एआरसी पढ़ लिया, अथराइज बैंक, अथराइज डीलर, कन्वर्टिबल नोट, डेट इंस्ट्रूमेंट, डिपॉजिटरी सीट, कस्टोडियन, डिपॉजिटरी, ईसॉप, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। यहाँ तक कोई डाउट है? नो सर। कोई भी चीज जो ऊपर ऊपर से जा रही है? नहीं सर, अभी तक तो नहीं, ऐसा ठीक है, कुछ होगा तो चलो आगे लेकिन। बढ़ो। एस्क्रो अकाउंट क्या होता है? हाँ, सर escrow account, like as far as I know, basically जब तक जैसे फॉर एग्जांपल कुछ एक अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट हम्म, हुआ है, हम्म, तो उसका जब तक क्लोजिंग एक्शन जो होता है, वो जब तक कंप्लीट नहीं हुआ है, तब हम्म, तक जो पैसा है वो एस्क्रो अकाउंट में पड़ा रहता है, बराबर। एंड वंस द क्लोजिंग एक्शन इज डन, तो वो एस्क्रो एस्क्रो में, अकाउंट से। एस्क्रो मतलब जो किसी का नहीं है और किसी को जाएगा हम्म। कंडीशन पूरी होने के बाद, सामने वाले को, नहीं पूरी होने के बाद जिसने खोला था उसके। हम्म। लाइक अगर आपने कोई प्रॉपर्टी बेचनी है, आपने कहा रजिस्टर हम्म। होगा तो ये पैसा अकाउंट में पड़ा तुझे मिल जाएगा। तो अगर रजिस्टर हो हाँ गया तो हाँ बैंक हाँ। वो पैसा सामने वाले को रिलीज कर देगा, नहीं होगा तो पैसा आपको वापस कर देगा। तो ऐसे ही जो जी एस्क्रो सर। अकाउंट यहाँ पे यूज हो रहा है वो फेमा एक्ट के डिपॉजिट रूल के अंदर बना होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, एक ये रूल्स आपको लिख लो कहीं पर, ये दूसरी बार रेफर हो रहा है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट डिपॉजिट रेगुलेशंस। अच्छा, ओके, पीछे जब मतलब एक ये जगह इम्पोर्टेंट। अथोराइज डीलर या उसके लिए भी यूज हो रहा था ना। हाँ हाँ हाँ। जी सर। तो अगर कोई बोले तो फिर हम्म पता हमें इस रेगुलेशन में क्या लिखा है। चलो डिपॉजिट आगे। रेगुलेशन। हम्म, इसमें कैसा है, मेरे को जहाँ तक है शायद इसमें अलग अलग टाइप के अकाउंट्स क्या होते हैं, क्या है वो सब है इसके अंदर, जो हम पढ़ते हैं अच्छा, ना, ठीक। एफसीएनआर अकाउंट, ये अकाउंट होते हैं। अच्छा सर, बेसिकली एनडीआई के जैसा ही ये भी पूरा आना चाहिए क्या, लाइक एक एक रेगुलेशन, या फिर जस्ट और इम्पोर्टेंट थिंग्स पता होना जो चीज आपसे रेलिवेंट है वो आपको सब पता होना चाहिए। अब वो एजेंसी अपने आप को चाहिए? कैसे रेगुलेट करता है वो आपको पढ़ के मतलब नहीं है, लेकिन आपको उस रेगुलेशन के अंदर क्या करना है, किस टाइप का अकाउंट खोलना है, किन किन सिचुएशन में, वो आपको हम्म पता होना चाहिए। लेकिन नीचे देखो पी पॉइंट में एफसीएनआर बी अकाउंट, एफसीसी बी अकाउंट, तो बोल रहा है कि वो अकाउंट जो रेगुलेशन में लिखा है। अब मैं पूछूं व्हाट इज ओके। फॉरेन करेंसी नॉन रेगुलेशन बैंक अकाउंट, तो ये डेफिनेशन हम्म देख के तो मेरे को कुछ समझ नहीं आएगा ना, जब तक वो डिपॉजिट रेगुलेशन में इस अकाउंट की क्या फीचर्स हैं पता नहीं चले। हम्म। तो इसलिए जी वो सर। जितना आपके लिए रेलिवेंट है वो वहां से आपको आएगा। तो कैसे है, अभी जी आपको सर। चीजें सब लूज लूज रहेंगी, लेकिन जैसे जैसे हम आगे हम्म। चलते जाएंगे
फिर चीजें समझ आएंगी, फिर हम उस चीज को रेफर कर पाएंगे कि अच्छा हाँ ये वहां से हमें देखना चाहिए, इधर से देखना चाहिए। ये ऐसा ठीक हुआ है है कि सर। जब बड़ी बिल्डिंग के हॉल में एंटर हुए, तो अभी आप जी, उसके क्या भी सर? किसी बिल्डिंग के अगर हॉल में ही लॉबी में एंटर करोगे, तो अपन जी, देखते हैं ना जी। आगे पास क्या, लेकिन जब हम वहाँ रहना शुरू होते हैं तब हमें पता होता है कहाँ कहाँ जाना है। या राइट सर, राइट। तो अभी हम लोग आज सिर्फ जी। एंटर ही हुए हैं, कभी ये सब चीजें अपने हुँ। को अकाउंट क्या है क्या नहीं है सब एलियन वर्ड्स हैं। लेकिन जैसे जैसे हम जी, आगे जाएंगे चीजें समझेंगे तो फिर हम ये मीनिंग भी तो हमको पता चलना शुरू हो जाए। जी सर। ठीक है। FVCI क्या होता है? हाँ, एफवीसीआई सर फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर। हम्म, बेसिकली जो बाहर में इनकॉर्पोरेटेड है, हम्म, रजिस्टर्ड विद सेबी, एंड बेसिकली ये लोग का काम ये होता है कि जितना भी नया वेंचर्स है, हम्म, कोई स्टार्टअप है, उसमें पैसा तो लगाना। ये सब में इन्वेस्ट करके अपना फंड को मल्टीप्लाई करना, लाइक दैट इज देयर मेजर ऑब्जेक्टिव। फॉरेन सेंट्रल बैंक। हाँ, means an institution or organization or body corporate established in a country outside India, entrusted with the responsibility of carrying out center बेसिकली सर जैसे यहाँ पे आरबीआई है, तो तो बाहर वहाँ का पे जो भी, हाँ, RBI। बार एग्जैक्ट। जी सर। FCNRB। Foreign currency non-resident bank account maintained in accordance with the foreign exchange management deposit regulation. ठीक है, ये टाइप I ऑफ think अकाउंट sir, किन कौन से कंटेक्स में यूज होगा ये वो हमें जब आगे आएगा तब पता चलेगा। ओके, अच्छा, ठीक है। यहाँ से तो मैं इतना पता है कि ये अकाउंट इस रेगुलेशन में लिखा है, लेकिन ये किस कंटेक्स में यूज हो रहा है हाँ, आगे हाँ, हाँ, डेफिनेशन है ना, ये आगे कहीं ना कहीं यूज हो रही होंगी। हाँ, जी सर। तो वहां से अपने को रिलेशन पड़ेगा कि ये कहाँ पे यूज होता है और किस चीज के लिए यूज होता जी, जी। है। FCCB। हाँ, एफसीसीबी बेसिकली सर, व्हेन बॉन्ड्स आर इश्यूड टू अ फॉरेन इन्वेस्टर हम्म। व्हिच इज डिनोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसी, ठीक है, और बेसिक कन्वर्टेबल। आई। जी। हम्म, फिर एफडीआई, एफडीआई मीन्स इन्वेस्टमेंट थ्रू इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स बाय अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया इन एन हम्म, अनलिस्टेड कंपनी। मतलब हम्म। बेसिकली सर इसका एक्सप्लेनेशन यही है कि या तो अनलिस्टेड कंपनी में आप 1 रुपया भी लगा रहे हैं तो तो वो वो FDI। एफडीआई माना जाता है। जी। हम्म, एंड दूसरा ये होता है कि अगर 10% ऑफ और मोर ऑफ हम्म, पोस्ट इश्यू पेड अप इक्विटी कैपिटल हम्म, ऑन अ फुल्ली डाइल्यूटेड बेसिस अगर किसी लिस्टेड कंपनी में लगाते हैं तो उसको भी हम्म। एफडीआई माना जाता है। ठीक है, फुल्ली डाइल्यूटेड क्या होता है? सर फुल्ली डाइल्यूटेड जैसे जैसे ऑप्शनली कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स हो गया, वो हो सकता है वो कल को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाए। तो तो उनको वी कौन विल अज्यूम यूज कि करना जब, है? सॉरी सर व्हाट? वही उनका कन्वर्जन एज्यूम करके जो कैपिटल आएगी उसके 10% से ज्यादा अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो उसको FDI बोलेंगे। जी सर, जी। हम्म, So, in case an existing investment by a person resident outside India in equity instrument of a हम्म, listed company falls to a level below 10% of हम्म, the post-issue paid-up equity capital हम्म। on a fully diluted basis, the investment shall continue to be treated as FDI. ठीक है, तो अगर आपने 10% इन्वेस्ट किया था इसमें इन्फोसिस में Hmm. तो वो FDI होगी। अब बाद में उसने 1% शेयर बेच दिया, अब 9% रह गए। हाँ, तो वो फिर भी एफडीआई माना जाएगा उसको। फिर fully diluted basis means the total number of shares that would be outstanding if all possible sources of conversion are exercised। ठीक है।